नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम मानव पारिस्थितिकी के विकास और हमारे स्वयं यानी सेल्फ के निर्माण की एक बहुत ही खास यात्रा पर निकलने वाले हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 5 विषयों पर बात करेंगे। पहला, मानव पारिस्थितिकी का एक संक्षिप्त परिचय। दूसरा, गृह विज्ञान का ऐतिहासिक विकास। तीसरा, किशोरावस्था जो कि जीवन का एक निर्णायक मोड़ है। चौथा, स्वयं की बहुआयामी प्रकृति। और अंत में व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान के बीच का अंतर। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, मानव पारिस्थितिकी का परिचय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण। अक्सर समाज में एक सवाल उठता है, क्या गृह विज्ञान यानी होम साइंस केवल खाना पकाने और सिलाई कढ़ाई करने तक ही सीमित है? सच कहूं तो ये एक ऐसी धारणा है जो सालों से चली आ रही है। बहुत से लोग आज भी यही मानते हैं कि ये विषय सिर्फ घर गृहस्थी के कामों के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलिए गहराई में चलकर देखते हैं। दरअसल एक तरफ वो पुराना पारंपरिक मिथक है जो गृह विज्ञान को केवल लड़कियों और घरेलू कामों तक सीमित कर देता है, और दूसरी तरफ है इसकी आधुनिक वास्तविकता जो बिल्कुल अलग है। असल में ये जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और पर्यावरण जैसे कई विषयों का एक बेहद उन्नत और मिला-जुला अध्ययन है। और सबसे खास बात यह है कि ये जेंडर की सीमाओं से परे हम सभी के लिए प्रासंगिक है। इसका मुख्य उद्देश्य एक इंसान के संपूर्ण विकास और उसके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। अब आते हैं भाग 2 पर, गृह विज्ञान का ऐतिहासिक विकास और इसकी सशक्तिकरण से जुड़ी जड़ें। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1932 में दिल्ली में स्थापित लेडी इरविन कॉलेज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, ब्रिटिश राज का समय, जब बहुत कम लड़कियों को स्कूल जाने का मौका मिलता था और उच्च शिक्षा तो उनके लिए किसी सपने जैसी थी। उस समय महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान की नींव रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा और साहसिक ऐतिहासिक कदम था। इस शानदार पहल के पीछे सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी दूरदर्शी महिलाओं का हाथ था। उन्होंने ये महसूस किया कि भारत की युवा महिलाओं को गृह विज्ञान की औपचारिक शिक्षा मिलनी ही चाहिए। उनका विजन बहुत स्पष्ट था, समाज में फैली उन शैक्षिक और सामाजिक असमानताओं को जड़ से खत्म करना जो महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही थीं। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे शिक्षा को समाज में बदलाव और समानता लाने के एक मजबूत हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। भाग 3, किशोरावस्था, एक निर्णायक मोड़। इतिहास से आगे बढ़कर अब बात करते हैं मानव विकास की। कहा जाता है कि किशोरावस्था को एक व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ माना जाता है, और ये 100% सच है। ये वो नाजुक समय है जब कोई इंसान बचपन से निकलकर वयस्क की ओर कदम बढ़ा रहा होता है। इस दौरान सिर्फ शरीर में ही बदलाव नहीं आते, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर भी एक बहुत बड़ी उथल-पुथल चल रही होती है। सच कहें तो यही वो दौर है जब हमारी एक स्वतंत्र पहचान पहली बार आकार लेना शुरू करती है। इसी उथल-पुथल के बीच मन में एक बहुत ही गहरा सवाल जन्म लेता है, मुझे मैं कौन बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सभी ने कभी ना कभी जरूर किया है। हम दूसरों से अलग कैसे हैं? हमारी अपनी क्या खासियत है? किशोरावस्था ही वो समय है जब एक व्यक्ति इन सवालों के जवाब पूरे जुनून के साथ खोजने की कोशिश करता है, और यहीं से हमारे मन की गहराइयों को समझने की असली शुरुआत होती है। भाग 4, स्वयं की बहुआयामी प्रकृति। मनोविज्ञान की दुनिया में इस स्वयं को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है स्वसंकल्पना यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति खुद का वर्णन कैसे करता है। जब सवाल उठता है मैं कौन हूं, तो जवाब में जो भी हमारी विशेषताएं, क्षमताएं, भावनाएं और विचार निकल कर आते हैं, वे सब मिलकर ही हमारी स्वसंकल्पना बनाते हैं। यह मूल रूप से हमारे अपने बारे में एक वस्तुनिष्ठ और स्पष्ट जागरूकता है। अब इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम स्वाभिमान या सेल्फ एस्टीम कहते हैं। ध्यान दीजिए, जहां स्वसंकल्पना सिर्फ एक विवरण है, वहीं स्वाभिमान एक तरह का मूल्यांकन है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने लिए क्या मानक तय किए हैं और हम खुद को कितना मूल्यवान मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमारा स्वाभिमान काफी हद तक इस बात से प्रभावित होता है कि समाज हमें किस नजर से देखता है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की ओर, भाग 5, व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान। हमारी पहचान मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटी होती है, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान।
व्यक्तिगत पहचान उन खास गुणों को दर्शाती है जो एक व्यक्ति को दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग बनाते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा चित्रकार हो सकता है या स्वभाव से बहुत दयालु हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक पहचान वो है जो हमें समाज के किसी बड़े समूह या समुदाय के साथ गहराई से जोड़ती है। सामाजिक पहचान के उदाहरणों को देखें तो इसके कई अलग अलग रूप हो सकते हैं। जब कोई खुद को एक गुजराती, मिजो या भारतीय कहता है तो वो एक क्षेत्र या देश के समूह से जुड़ रहा होता है। इसी तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई होना, या फिर पेशे से एक शिक्षक, किसान या वकील होना, ये सब हमारी सामाजिक पहचान के ही अलग अलग आयाम हैं। हम इन समूहों की विशेषताओं को अपना लेते हैं और यही जुड़ाव हमें एक व्यापक समाज का अहम हिस्सा बनाता है। अब जब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। हम ये तो जान चुके हैं कि हमारी पहचान बहुआयामी है और ये जीवन भर बदलती रहती है। तो सोचने वाली बात यह है कि किशोरावस्था के बाद आने वाले दशकों में इस स्वयं की समझ का विकास कैसे होता रहेगा। जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ेंगे, मूल्य और मान्यताएं बदलेंगी, तो यकीनन हमारी पहचान भी एक नया रूप लेगी। ये बदलाव की एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है जिस पर विचार करना वाकई बहुत रोमांचक है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।